आप सुन रहे हैं द मैटर विद थिंग्स, आवर ब्रेन्स, आवर डिल्यूजन्स एंड द अनमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये कहानी है हमारे दिमाग की, या यूं कहें कि हमारे दिमाग के दो हिस्सों की, जो दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हमें देते हैं। और ये कहानी इस बात की भी है कि कैसे हमने पश्चिमी सभ्यता ने धीरे धीरे इन दो में से एक तरीके को अपना लिया है और दूसरे को भुला दिया है। और इस भूल ने हमें जिस दुनिया में पहुंचा दिया है, वहां हम अकेले, भटके हुए और उद्देश्यहीन से लगते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा मस्तिष्क दो अलग अलग व्यक्तित्वों का घर है। बायां गोलार्ध, लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को पकड़ना, नियंत्रित करना और उनका उपयोग करना चाहता है। वह तेज, आत्मविश्वासी और त्वरित निर्णय लेने वाला है। वह नियमों, श्रेणियों और स्पष्टता से प्यार करता है। उसके लिए दुनिया अलग अलग टुकड़ों का एक संग्रह है जिसे वह समझ सकता है, तोड़ सकता है और फिर से जोड़ सकता है। ये वह हिस्सा है जो भाषा, गणना और तार्किक विश्लेषण में माहिर है। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है। वो अक्सर ये नहीं जानता कि वो क्या नहीं जानता। वो अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ है और अत्यधिक आशावादी है। अगर कोई बात उसकी बनाई थ्योरी से मेल नहीं खाती, तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता है या फिर उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो नक्शे की तरह है, उपयोगी, साफ सुथरा, लेकिन असल जमीन से उसका रिश्ता अप्रत्यक्ष है। दूसरी तरफ है दायां गोलार्ध, राइट हेमिस्फेयर। ये व्यक्तित्व बिल्कुल उल्टा है। ये धीमा, सतर्क और खोजी है। ये चीज़ों को समग्रता में देखता है, उनके बीच के रिश्तों को समझता है और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को महत्व देता है। ये अनिश्चितता, अस्पष्टता और विरोधाभासों को सहन कर सकता है, क्योंकि ये जानता है कि असलियत अक्सर जटिल और बहुआयामी होती है। ये सहानुभूति, भावनात्मक गहराई और कल्पना का केंद्र है। ये जमीन की तरह है, असली, जीवंत और हर चीज से जुड़ी हुई। ये कहानी इन दोनों के बीच के रिश्ते की कहानी है। एक प्राचीन दृष्टांत है, एक बुद्धिमान गुरु मास्टर और उसका महत्वाकांक्षी सेवक एमिसरी। गुरु के पास व्यापक दृष्टि थी, लेकिन वह छोटे छोटे काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने सबसे चतुर सेवक को भेजा। सेवक ने काम तो बखूबी किया, लेकिन धीरे धीरे वह अहंकारी हो गया। उसे लगने लगा कि असली काम तो वह करता है और गुरु तो बेकार है। अंततः उसने गुरु को ही हटा दिया और खुद मालिक बन बैठा। परिणाम, पूरा समुदाय बर्बाद हो गया। यही कहानी हमारे दिमाग के दो हिस्सों की भी है। सेवक बाएं गोलार्ध ने मालिक दायां गोलार्ध की जगह ले ली है और हम इसके खतरनाक परिणाम भुगत रहे हैं। लेखक हमें बता रहे हैं कि यह अंतर कोई नई बात नहीं है। ये विकास की एक बुनियादी जरूरत से पैदा हुआ है। एक जीव को एक ही समय में दो तरह के ध्यान की जरूरत होती है। एक तरफ उसे शिकार को पकड़ने के लिए तीव्र केंद्रित ध्यान चाहिए, जैसे बाज की नज़र। दूसरी तरफ उसे अपने चारों ओर शिकारियों से बचने के लिए व्यापक सतर्क ध्यान भी रखना होता है, जैसे हिरण की सतर्कता। ये दोनों ध्यान एक दूसरे से विपरीत हैं। एक को स्थिरता चाहिए, दूसरे को गति और परिवर्तन की समझ। एक ही दिमाग इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता था। इसलिए प्रकृति ने दो अलग अलग केंद्र बना दिए, जो एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, तो हम कैसे जानें कि कौन सा तरीका असलियत के करीब है। लेखक हमें इसका जवाब देने के लिए कई तरह के प्रयोगों और चिकित्सकीय मामलों के सबूत देते हैं। जब दाएं गोलार्ध को नुकसान पहुंचता है, जैसे स्ट्रोक से, तो मरीज की दुनिया कैसे बदल जाती है, ये देखना बहुत ही रोचक और चौंकाने वाला है। कल्पना कीजिए कि आपका दायां गोलार्ध काम करना बंद कर दे। तब आपकी दुनिया में क्या होगा? सबसे पहले आपके बाएं हिस्से की दुनिया गायब हो जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है। ऐसे मरीज अपने बाएं हाथ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह हाथ किसी और का है, उनकी माँ का, एक अजनबी का, या फिर यह कोई मशीनी पुर्जा है। एक मरीज को लगता था कि उसके बिस्तर में कोई और औरत लेटी है, जबकि वह उसका अपना ही लकवाग्रस्त बायां हाथ था। वह उससे चिढ़ता भी था। यह घटना, जिसे सोमैटोपैराफ्रेनिया कहते हैं, बताती है कि बायां गोलार्ध केवल अनदेखी नहीं करता, बल्कि उस चीज के अस्तित्व को ही नकार देता है जिस पर उसका ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, ये मरीज अपनी ही लकवाग्रस्त स्थिति से इनकार करते हैं। डॉक्टर पूछता है, क्या आप अपना बायां हाथ हिला सकते हैं? मरीज मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल। जब डॉक्टर उससे हाथ हिलाने को कहता है, तो वह हिलता नहीं है, लेकिन मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो या तो टाल मटोल करता है या फिर कहता है कि उसने हिला दिया। दाएं गोलार्ध के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बायां गोलार्ध पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, भले ही वास्तविकता कुछ और ही कह रही हो। यह आत्म जागरूकता की पूरी कमी है, जिसे एनोसोग्नोसिया कहते हैं। बायां गोलार्ध सिर्फ शरीर के अंगों को ही नहीं, बल्कि पूरी जगह को भी नकार सकता है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में मरीजों को मिलान के प्रसिद्ध चौक प्याजा डेल डुओमो की कल्पना करने को कहा गया। जिन मरीजों का दायां गोलार्ध क्षतिग्रस्त था, उन्होंने चौक के केवल दाहिनी ओर की इमारतों का ही वर्णन किया। जब उनसे कहा गया कि कल्पना करें कि वे चौक के दूसरे छोर पर खड़े हैं, तो उन्होंने अब उन्हीं इमारतों का नाम लिया जिन्हें उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था।
उनके दिमाग में चौक का पूरा नक्शा ही नहीं था, वो केवल उस हिस्से को देख पा रहे थे जिस पर बायां गोलार्ध ध्यान केंद्रित कर रहा था। वे दोनों हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर नहीं बना सकते थे, क्योंकि यह क्षमता दाएं गोलार्ध की है। समय की समझ भी पूरी तरह बदल जाती है। दाएं गोलार्ध के क्षतिग्रस्त मरीज अक्सर समय को धीमा या फिर टुकड़ों में बांटा हुआ महसूस करते हैं। एक मरीज ने बताया कि बहते पानी की धार उसे अलग अलग बूंदों के स्थिर फ्रेम की तरह दिखती थी, जैसे कोई फिल्म रुक रुक कर चल रही हो। दूसरे मरीज को लगता था कि लोग रुक रुक कर चल रहे हैं, मानो कोई पुरानी सिनेमा फिल्म हो। बायां गोलार्ध चीजों को स्थिर, स्पष्ट और अलग अलग पलों में बांट कर देखता है, जबकि दायां गोलार्ध उन्हें एक निरंतर बहते हुए प्रवाह के रूप में अनुभव करता है। जब ये प्रवाह टूट जाता है तो दुनिया एक अजीबोगरीब निर्जीव मशीन की तरह लगने लगती है। ये मशीनी दुनिया, ये स्थिरता, ये टुकड़ों में बैठना, यही बाएं गोलार्ध की दुनिया की पहचान है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बायां गोलार्ध न केवल वास्तविकता को विकृत करता है, बल्कि जब उसके सामने ये विकृति स्पष्ट कर दी जाती है तो वो उसे सही ठहराने के लिए कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है। इसे कन्फैबुलेशन कहते हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में स्प्लिट ब्रेन रोगी, जिसके दोनों गोलार्धों के बीच का कनेक्शन काट दिया गया था, को उसके दाएं गोलार्ध, जो भाषा नहीं समझता, को एक बर्फीला दृश्य दिखाया गया, और बाएं गोलार्ध, जो बोलता है, को एक मुर्गे का पंजा दिखाया गया। जब उससे पूछा गया कि उसके बाएं हाथ ने फावड़े की तस्वीर क्यों चुनी, दाएं गोलार्ध ने बर्फ देखा था, तो उसके बाएं गोलार्ध ने बिना झिझक जवाब दिया, मुर्गे के शेड की सफाई के लिए फावड़ा चाहिए। उसने वह कारण गढ़ लिया जो वास्तविकता से कोई मेल नहीं खाता था। बायां गोलार्ध हमेशा एक कहानी बनाता है, भले ही वह गलत ही क्यों न हो, क्योंकि वह अनिश्चितता को सहन नहीं कर सकता। तो अगर बायां गोलार्ध इतना अविश्वसनीय है, तो हम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह उपयोगी है। उसकी दुनिया सरल, साफ सुथरी और पूर्वानुमेय है। वो हमें चीजों को श्रेणियों में बांटकर, उनका विश्लेषण करके और उन पर नियंत्रण पाने की क्षमता देता है। यही वह हिस्सा है जिसने हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक सभ्यता दी है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम इस सेवक को मालिक बना लेते हैं, जब हम मानने लगते हैं कि यही एकमात्र सच्चा रास्ता है, और दाएं गोलार्ध की गहरी, अधिक जटिल और अधिक सच्ची दुनिया को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक का तर्क है कि पश्चिमी सभ्यता ने पिछले 300-400 सालों में ठीक यही किया है। हमने वैज्ञानिक पद्धति, तर्क और विश्लेषण को इतना ऊंचा स्थान दे दिया है कि हमने अंतर्ज्ञान, कल्पना, भावना और संदर्भ को गौण कर दिया है। हमने दुनिया को एक मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हर चीज को तोड़ा जा सकता है और नियमों के आधार पर समझाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने हमें अभूतपूर्व शक्ति तो दी है, लेकिन साथ ही हमें अपने अस्तित्व के मूल अर्थ से भी काट दिया है। हम प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखते हैं, न कि एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई के रूप में। हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों के रूप में देखते हैं, न कि एक जटिल सामाजिक जाल के हिस्से के रूप में। हम अपने शरीर को एक मशीन समझते हैं, न कि आत्मा का वाहक, और हम इस पूरी प्रक्रिया को प्रगति का नाम देकर संतोष करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम प्रगति कर रहे हैं? लेखक कहते हैं, नहीं, हम एक गंभीर संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इस बाएं गोलार्ध के प्रभुत्व के लक्षण हमारे चारों ओर दिखते हैं। हम विवरणों, डिटेल्स में तो खो गए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर देखना भूल गए हैं। हम तथ्यों, फैक्ट से पट गए हैं, लेकिन उनके अर्थ को समझने की क्षमता खो चुके हैं। हम हर चीज को मापना और गिनना चाहते हैं, भले ही वह मापी जा सके या नहीं। हम शिक्षा को परीक्षा में अंक लाने का माध्यम बन चुके हैं, न कि समझ विकसित करने का। हम स्वास्थ्य को आंकड़ों में बांध कर देखते हैं, न कि एक समग्र कल्याण के रूप में। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर विकास का दीवाना है, भले ही वह हमारे ग्रह को तबाह क्यों न कर रहा हो। लेखक इस असंतुलन को सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी स्थितियों से जोड़ते हैं, जहां दायां गोलार्ध ठीक से काम नहीं करता। इन स्थितियों में मरीज दुनिया को टुकड़ों में देखते हैं, वे रूप को, मेटाफर को नहीं समझ पाते, वे दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, और वे अत्यधिक तार्किक लेकिन अर्थहीन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। क्या यह हमारे आधुनिक समाज की कोई झलक नहीं देता? क्या हम भी डेटा और एल्गोरिदम के पीछे मानवीय संवेदनशीलता को खोते नहीं जा रहे? क्या हम भी रूप को, जैसे प्रेम, आशा को, केवल मस्तिष्क के रासायनिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं कर देते? क्या हम भी सामाजिक संबंधों को उपयोगिता के समीकरणों में नहीं बदल रहे? लेखक का निष्कर्ष चौंकाने वाला है। हमारी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता अपनी सारी बौद्धिक और तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद एक प्रकार के सामूहिक मानसिक असंतुलन का शिकार हो गई है। हमने अपने दिमाग का वह हिस्सा खो दिया है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, जो हमें अर्थ देता है और जो हमें इंसान बनाता है। हम अपने ही बनाए नक्शों में खो गए हैं और असल जमीन को भूल गए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लेखक हमें एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता बाएं गोलार्ध को त्यागने का नहीं है, बल्कि उसे उसके उचित स्थान पर लाने का है, एक सेवक के रूप में, मालिक के नहीं। हमें विज्ञान और तर्क की उपयोगिता को स्वीकार करना है, लेकिन साथ ही अंतर्ज्ञान, कल्पना और भावना की गहराई को भी फिर से खोजना है। हमें दुनिया को एक मशीन की तरह देखने के बजाय एक जीवित, बहते हुए, आपस में जुड़े हुए प्रवाह, फ्लो की तरह देखना होगा।
इस प्रवाह में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। समय एक रेखा नहीं बल्कि एक नदी है। स्थान एक खाली डिब्बा नहीं बल्कि एक संबंधों का जाल है। हम इस जाल में एक बूंद है जो समुद्र से अलग नहीं है। हमारी चेतना कोई आकस्मिक उपज नहीं है बल्कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है। हम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि इस सुंदरता, इस सत्य और इस अच्छाई को पहचानने और उसका हिस्सा बनने के लिए हैं, जो हमें घेरे हुए हैं। ये किताब हमें एक चुनौती देती है। क्या हम अपनी आंखें खोलकर दुनिया को फिर से देखने का साहस करेंगे? क्या हम अपने अहंकार को छोड़कर उस विशाल रहस्यमयी और सुंदर सत्य के सामने नतमस्तक हो सकेंगे जिसका हम एक हिस्सा हैं? या हम अपने ही बनाए संकीर्ण दायरे में कैद रहकर एक मशीनी दुनिया में मशीनी प्राणी बनकर रह जाएंगे? यह हमारा अपना फैसला है, और इस फैसले पर हमारा भविष्य और शायद धरती का भविष्य टिका है। लेखक हमें एक नया नजरिया देते हैं, एक ऐसा नजरिया जो विज्ञान, दर्शन और हमारे अपने अनुभवों को एक साथ जोड़ता है। ये एक जटिल और गहन यात्रा है, लेकिन इसके अंत में एक शांत, सुंदर और सार्थक दुनिया के दर्शन होते हैं। ये दुनिया हमारी ही है, बस हमने उसे देखना भुला दिया है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि कैसे हम फिर से देखना शुरू कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में शायद खुद को भी फिर से खोज सकते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।